नीली गुरुजी आ गए हैं। जी सर, वो आ तो चुके हैं पर माइक ऑन। एक बार बोले बोल। आवाज आ रही है? जी 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 गुरुजी प्रणाम। आवाज आ रही है ना? जी 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 प्रणाम गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। काफी समय के बाद सर विजुअल देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, नहीं हम लोग भी बहुत दिनों के बाद सामने हो रहे हैं। जी जी। मैं गया बीएचयू 3-4 बार, परेशान हुआ तो पता चला कि गुरुजी आजकल आ नहीं है कोरोना के कारण हाँ, जनवरी नहीं में, तो तो मैं वापस आ गया डिपार्टमेंट जाके। हाँ, नहीं तो वैसे भी अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना, तो बहुत ज्यादा कोई काम रहे तभी जाना आना होता है, नहीं तो जी जी। तो मैं जुड़ एकदम गया 10 हूँ। बजे शुरू। जी जुड़ गया। एकदम गुरुजी शुरू करता हूँ। जी समय जी भी शुरू होने करता ही हूँ। जा रहा है, मेरे ख्याल में समय तो हो ही गया है। जी शुरू करता हूँ। सभी तो को नमस्कार। गुरुजी हम शुरू कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारी वैदिक परंपरा रही है, किसी भी कार्य का आरंभ हम मंगल से करते हैं। ऐसी ही मंगल कामना के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, जो हमारी योग व्याख्यान माला श्रृंखला चल रही है। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अपने यथास्थान सीधे बैठ जाए। ओंकार मंत्र और ओंकार जप के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः चैव ओंकाराय नमो। ओंकाराय नमो। ओंकाराय नमो नमः। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है, आज की व्याख्यान माला श्रृंखला में हमारे मध्य देश के और विदेश के प्रतिष्ठित ख्यातिलब्ध आचार्य, रस एवं रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य प्रोफेसर चंद्रभूषण झा जी है। आपका विशेष संबंध बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रसायन विभाग से रहा है। वर्तमान में आप प्रोफेसर इमेरिटस यानी आजीवन सेवानिवृत्ति के बाद भी आजीवन सेवा देने की परंपरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। उस परंपरा के अंतर्गत आप रसशास्त्र विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। आप ख्यातिलब्ध विद्वान होने के साथ साथ एक सुमधुर भाषी, आत्मप्रिय एक शिक्षक के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे। जैसा कि मेरा खुद का अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ है, एक समय मुझे अनुसंधान करने में बड़ी लंबी समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि मेरे गाइड थे, उन्होंने कहा कि भाई विषय का चयन आपने किया है
और आयुर्वेद और योग पर कार्य करना है तो योग के पक्ष को तो मैं बता सकता हूँ। आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान मेरे पास है, आयुर्वेद का विशिष्ट ज्ञान मेरे पास नहीं है। कई लोगों के पास भटकते भटकते, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय समृद्ध गुरु परंपरा और विद्वानों की श्रृंखला से समृद्ध है, आज भी समृद्ध है। देश के प्रतिष्ठित अनेक विद्वान, विदेशों में प्रतिष्ठित अनेक विद्वानों का एक समूचा संग्रह था। खोजते खोजते मेरी एक मित्र है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल जी, उनको भी मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा आप जहां सर के पास चलिए, समस्या का समाधान वहां हो जाएगा। लगभग 1 साल अनुसंधान कार्य को करते करते मैं सर के पास गया, प्रणाम किया। बोले भाई बोलिए किस लिए आए आप? तो मैंने अपनी जिज्ञासा रखी, तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं, कार्य हो जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ, उनको आप नोट करते जाना। ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय दे पाऊंगा। लेकिन जिज्ञासावश जहां जहां मुझे काफी व्यवधान हुआ, वहां वहां आपने एकदम दुरूह कार्य को बिल्कुल सरल कर दिया। और योग और आयुर्वेद पर रिसर्च करने के बाद हमारे विश्वविद्यालय में यूजीसी नेक कमेटी की विजिट हुई। यूजीसी नेक कमेटी की विजिट जब 2005 या 4 में हुई, उस समय इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को किन किन विभागों में कितने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो रहे हैं उनसे इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया। उस इंटरेक्शन प्रोग्राम्स में बातचीत हुई तो एक समस्या उत्पन्न हुई। उस समय नेक कमेटी ने ये पूछा कि भाई आप लोगों को रिसर्च करने में, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने में क्या समस्या होती है? खैर मेरे पास जेआरएफ छात्रवृत्ति थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैंने एक चीज कहा कि देश का युवा भोजन से परेशान है, भूखा है, और वो रिसर्च नहीं कर सकता। रिसर्च करने के लिए उससे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, जो धन विश्वविद्यालय किसी रूप में उपलब्ध नहीं करा पाता, या विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की कमी के कारण अच्छे रिसर्च नहीं हो पाते। इस आग्रह को स्वीकार करके यूजीसी नेक कमेटी ने रिकमेंड किया, और यूजीसी आज 5,000 से 8,000 रुपए पर मंथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देना शुरू किया। तो एक आपका जो व्यक्तित्व प्रमोटिव, पॉजिटिव, और खास करके गुरु शिष्य का जो संबंध है, उसको जीवित करने की जो परंपरा आयुर्वेद और योग शास्त्रों में रही है, उसके आप संरक्षक और वाहक हैं। आपकी अनेक उपलब्धियां हैं, विशेष करके आपका जो रसायन का क्षेत्र है। मैं आप सभी को बता दूं कि रस रसायन इतना विस्तृत विषय है जिस पर एक दिन चर्चा कर पाना बड़ा संभव नहीं है। मेरा आपसे आग्रह रहा था कि हम आहार और रस रसायन पर बात करेंगे, किंतु अज्ञानतावश रस आहार एवं रस ही टॉपिक डिसाइड हो गया। तो मैं फिर भी आग्रह करूंगा आपसे कि आप रस रसायन और आहार के संदर्भ को ही लेके अगर बात करेंगे।
of teaching experience, started with a lecturer in BHU 1983 to reader, professor, or emeritus professor in BHU. His area of specialization is Rasashastra and Ayurvedic pharmaceuticals. I feel an honor to say Professor Jha has received many awards and medals. Dr. S.N. Rao Memorial Gold Medal in 2005, Nagarjun Silver Medal in 1992, Lifetime Achievement Award by NIMA in 2004, Vaidya by Shri Bhardranath Ayurvedic Bhavan, Patna in 2002. Professor Jha has most significant academic research, most significant academic research and publication contribution. He has mainly area of specialization is standardized of Ayurvedic drugs. He has published 2 books. One is one of the most popular book, a textbook of Rasayan Shastra, with 2 chapters in different editions of books. He has published more than 150 research papers, articles in most renowned national and international journals. He has attended and presented more than 150 research papers, including as a research guest, as a guest speaker, keynote address, resource person in various conferences, seminars, workshops, CME, organized by different universities and institute in India and abroad. Professor Jha has traveled all around the globe. He has visited Nepal in 1992, Sri Lanka in 1998 as a representative of Government of India, Ministry of Health, India, Government of India. Professor Jha has associated with many professional and government bodies. He is an elected member of CCIM, Central Council of Indian Medicine. He is a member of SLEBI committee of CCIM. He is a member of various national, state level academic policy planning committees, including CCRAS, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Ayush, Government of India. He is also an expert member of TKDL and member of Board of Study, Board of Examiner, and various state and central university. As I see, Professor Jha is a leader in the field of Ayurveda as well as yoga with never-ending achievement. So without consuming more moments, I wish to extend my deeper appreciation to Professor Jha for accepting and supporting our 1-month lecture series. I am fully confident, sir, that your knowledge, experience, expertise will enlighten us as well as our yoga sadhaks. Thank you, sir. Mic over to you. सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट रखेंगे. कई लोगों के माइक खुले हुए हैं. आराम से सभी चेक कर लीजिए. सुनील जी सर को एक बार बोलिए. जी सर, जी सर. गुरुजी शुरू कर सकते हैं अभी हम. गुरुजी लाइन पे नहीं है, उनका कट गया है कनेक्शन. नहीं आ गया. हेलो हेलो, शुरू कर सकते हैं. हाँ. तो आप लोगों ने मुझे अवसर दिया आपके समक्ष वर्चुअली अपने को उपस्थित करने के लिए, तो एतदर्थ बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा. इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबसे पहले जो आपके ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, और पैट्रन प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा जी, तथा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सत्य प्रकाश पाठक जी, तथा और भी जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, इन सब के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे यह अवसर आप सबने दिया और मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होकर के और अपने विचार आप सबके समक्ष रख सकूं. जो विषय मुझे दिया गया है वो कंसेप्चुअल understanding of आहार एंड रस. अच्छा, चूंकि
ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ योग के तरफ से, और अधिकांश श्रोता योग से इसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसा एक माना जाता है कि विद्या, योग और आयुर्वेद दोनों भारतीय विद्या है, भारत में विकसित हुआ है और काफी पुराना दोनों का इतिहास है। बहुत सारे विद्वानों का एक समुदाय है जो ऐसा मानता है कि एक ही विद्वान के द्वारा आयुर्वेद का भी और योग का भी, इसका चाहे उत्पत्ति कहा जाए या उसका विस्तार कहा जाए, जो कुछ भी, तो इसमें पाणिनि और पतंजलि, इन दो को, पतंजलि को विशेष रूप से इसमें जोड़ते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन अपाम करोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि राणतोस्मि। तो पतंजलि के साथ इन दोनों विधा को जोड़ा जाता है कि उन्हीं से इन दोनों का विकास हुआ, इसका, आयुर्वेद का और योग का। बहुत सारे अलग अलग विचार भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई बार विवाद का विषय भी बनता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि योगेन चित्तस्य, और दूसरा जैसे वाचा, पदेन वाचाम, और मलम शरीरस्य च वैदिकेन, तो वैद्यक, और दूसरा योग, जो कि खास करके मन से ज्यादा संबंधित है, इसलिए कि माना जाता है मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन, अरे मोक्ष और बंधन, इन दोनों में मन को कारण बताया गया। तो दोनों को नियंत्रण में लेने के लिए, चाहे शरीर और मन, ये दो ही जो फैक्टर हैं जो व्यक्ति को बाधित करता है। शरीर में कोई बात होती है तो मन तुरंत उससे प्रभावित होता है, मन में कोई बात होती है तो शरीर प्रभावित होता है। और मन एक इस तरह का फैक्टर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो हमेशा, गीता में श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मन को वायु की तरह दुष्कर बताया है, जो पकड़ में न आने लायक वस्तु। तो बहुत ही कठिनाई से मन नियंत्रण में आता है, और उसके लिए खास करके योग की विधा, जो खास करके मन पर नियंत्रण स्थापित करे। तो इस हेतु योग का जो भी सारा विस्तार, हालांकि खाली मन पर ही नहीं, साथ साथ शरीर पर भी। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि यही मतलब जून में ही आपका जो योग दिवस मनाया जाता है, तो पूरे विश्व में इसको, योग को एक तरह से रिकॉग्निशन मिला है और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं कि चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, दोनों स्वास्थ्य को नियंत्रण करने के लिए योग जो है वो बिल्कुल, वो कहते हैं कि न हींग लगे न हर्रे, न फिटकीरी। तो इसमें कोई खर्च नहीं है, आपको खाली उसका सही सही अनुपालन करना है, अनुसरण करना है और प्रैक्टिस करना है, और उसका जो भी लाभालाभ है वो शरीर और मानस दोनों स्तर पर उसका लाभ आप ले सकते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद के साथ भी है, और कहा जाता है कि मैंने शुरू में ही बताया कि दोनों भारतीय विद्या है, भारत में ही दोनों का विकास हुआ है, और सबसे पहले इसका लाभ लेने वाला अगर कोई देश रहा है तो भारत रहा है। और भारत से निकल करके आयुर्वेद भी और योग भी
एक जो बाउंड्री है भारत की, हाँ, उसको क्या कहते हैं तोड़ करके और पूरे ग्लोब, पूरे विश्व स्तर पर इसका फैलाव हुआ है। लोग इसको समझने लगे हैं, मानने लगे हैं, रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। और खास करके जो वर्तमान एक पेंडेमिक हम सभी मानते हैं, कोविड-19, इससे पूरा एक तरह से विश्व परेशान हो गया है। हम सभी करीब करीब 1.5 साल से इसको, हेलो, कोई दिक्कत आ रही है? विशंबर सर, आपका माइक खुला हुआ, म्यूट करिए। क्या माइक आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही गुरुजी, आपको। हाँ, तो हम सभी 1.5 साल से इसको झेल रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरा विश्व किस तरह से इससे परेशान है। तो वास्तव में दोनों के लिए योग और आयुर्वेद अपनी जो भूमिका है वो बखूबी इस पेंडेमिक पीरियड में निभाया है। और एक तरह से देखा जाए तो जो सारी एक तरह से सुविधा चिकित्सा से संबंधित हैं, उन सुविधाओं का कैसा, जैसे एक समय ऐसा आया कि अफरा तफरी जैसे लोगों ने महसूस किया, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कहीं वेंटिलेटर की कमी है, कहीं बेड की कमी है, और लोग क्या कहते हैं सब एकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारी स्थिति में जो भारत के रहने वाले लोग हैं, इन लोगों ने भरपूर योग और आयुर्वेद का उपयोग किया और बहुत अंश तक इसको एक तरह से टॉलरेट करने में और ठीक ठाक अपने को, बहुत ठीक ठाक तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि जितनी मृत्यु हुई है पूरे भारत में, विश्व स्तर पर छोड़ दें, हम खाली भारत में जितनी हुई है वो कम नहीं है। और महामारी के रूप में हम लोगों ने और भी पहले भी अनुभव किया है, जैसे चेचक है, हैजा है और प्लेग। तो इनसे जब इसका फैलाव होता था तो गांव का गांव और मोहल्ले का मोहल्ला, मतलब कितनी संख्या में लोग मर जाते थे। तो वही स्थिति इस बार भी हुई है, लेकिन सब कुछ के बावजूद जो भारत में एक विशेष रूप में देखा गया कि मृत्यु दर विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं पर 8%, कहीं पर 10% और कहीं पर 7% ऐसा रहा है। और भारत में यह मृत्यु दर अनुभव किया गया कि मुश्किल से मैक्सिमम हमें लगता है कि 3% तक कभी सुनने में आया, अन्यथा करीब करीब 2, 2.5 और 1.5 इस स्तर पर इतने प्रतिशत तक मृत्यु दर रहा। तो इस तरह से जो मॉर्टेलिटी परसेंटेज जो कम रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि हम सभी हमारे क्या कहते हैं एकदम संस्कारों में, हमारे क्या कहते हैं रहन सहन में, हमारे व्यवहार में, विचार में आयुर्वेद और योग इस तरह से बिल्कुल रचा पचा हुआ है कि उसका परिणाम यह हुआ है कि हम सभी इसको झेले हैं। और काफी क्या कहते हैं कि जनहानि के बावजूद, इससे बहुत अधिक जनहानि हो सकती थी, लेकिन इन दो के मदद से, योग और आयुर्वेद की मदद से बहुतों का जो फैलाव हुआ भी तो माइल्ड और मॉडरेट क्या कहते हैं लेवल पर ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सीवियर जिनको हुआ उन्हें क्या कहते हैं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और ऐसे में ही जो अपना प्राण गंवाए, तो बहुत सीवियर और दूसरे व्याधियों से जो पीड़ित रहे, ऐसे लोगों में यह देखा गया कि इसको बहुत टॉलरेट नहीं कर पाए कोविड-19 को। अदरवाइज मतलब इस कहेंगे कि योग और आयुर्वेद का ही प्रभाव रहा, जिससे कि मॉर्टेलिटी बहुत ही कम प्रतिशत में रही। तो जो विषय मुझे दिया गया, इस विषय में मैंने ये कहने की कोशिश किया कि आयुर्वेद और योग दोनों एक ही क्या कहते हैं जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को, तो लक्ष्य क्या है, तो जैसे आयुर्वेद में कहा गया, और आयुर्वेद ही नहीं बल्कि भारत की जितनी भी विद्या हैं
उन सभी विद्या के पीछे पुरुषार्थ चतुष्टय को जोड़ा गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, व्याकरण हो, जो भी विषय है, इन सब का जो एक क्या कहते हैं लक्ष्य रहा है, वो ये चार पुरुषार्थों की सिद्धि का लक्ष्य रहा है। और अंत में चारों पुरुषार्थों के क्रम में ही जो अंतिम लक्ष्य रहा है वो मोक्ष की प्राप्ति का रहा है। तो इस दिशा में योग और आयुर्वेद दोनों बराबर की भूमिका निभाता है। और इस समय वर्तमान में जैसे पठन पाठन के लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद का एक जैसे अंतरंग विषय के रूप में योग को लोगों ने जोड़ दिया है इसके सिलेबस से, और जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को योग का लाभ मिल सके। और चिकित्सा के लेवल पर भी जहाँ पर बहुत औषधियों की जरूरत न हो और खाली जो कुछ योग की विधाएं हैं उसका पालन करके और स्वास्थ्य का लाभ आदमी ले सके। आयुर्वेद को थोड़ा सा हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद चूंकि भारत की क्या कहते हैं विद्या है, भारत में विकसित हुआ है और भारत के रहने वाले कहीं न कहीं इससे घर से, जन्म से, संस्कारों से कहें तो इससे बिल्कुल जुड़े हुए रहे हैं। और लेकिन जहाँ तक इसको समझने की बात है तो कहा गया है कि आयु का भेद है। ये आयु किसको कहते हैं? तो कहा कि सत्वात्मा शरीर, ये तीन ऐसे, इसको त्रिदंड भी आयुर्वेद में कहा गया कि सत्वात्मा शरीरम च त्रयमे तत्रिदंडवत, इसको त्रिदंड कहा गया। त्रिदंड से मतलब तीन पिलर जिस पर पूरा ये क्या कहते हैं हमारा लाइफ टिका हुआ है। तो इन तीनों का संयोग इसका सत्व, आत्मा और शरीर। सत्व मन के लिए है, आत्मा और शरीर, इन तीनों का संयोग जब तक बना रहता है उसको हम आयु कहते हैं। सत्वात्मा शरीरम च त्रयमे तत्रिदंडवत लोकस तिष्ठति संयोगात। तो लोकस तिष्ठति का मतलब वही है कि जब तक मतलब जीवन है। हाँ, तो यह तीनों का संयोग जीवन कहलाता है, उसी को चाहे तो आप आयु कह लें। और आयु के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इन सारी चीजों का जिसमें विस्तार से वर्णन किया गया है, समझाने की कोशिश की गई है, उसको आयुर्वेद के नाम से कहा गया है। और इसमें एक तो ये सत्वात्मा शरीर की बात हो गई। इसके बाद दूसरा जो है वो कि यह जो जीवन तो एक कहते हैं उपस्तंभ, क्या, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन जो हैं, इन तीन को इस जीवन का या जीवन जिस पर जैसे उपस्तंभ के अरे क्या कहते हैं त्रिदंड पर टिका हुआ है, तो इस टिके हुए के पीछे जो सपोर्ट करने वाला है कि वो सही रूप में टिका हुआ रहे, तो उसके पीछे ये जो उपस्तंभ हैं उसमें आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं कि इन तीनों फैक्टर के सही सही सहयोग मिलने पर ही यह जो आयु है वो बना हुआ टिका हुआ रह सकता है, और अन्यथा फिर इसमें दिक्कत होगी। तो आहार का महत्व, चूंकि जो भी इस अगर सृष्टि को हम देखें तो सृष्टि में कहा गया है कि दो प्रकार की सृष्टि है, चेतन और अचेतन। चेतन जितने भी हैं, जहां पर की उत्पत्ति हुई, उसका विकास हो रहा है, विकास के बाद फिर धीरे 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 वो एक तरह से उसका क्षय हो रहा है और क्षीणता होने के क्रम में धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है। शरीर के लिए कहा गया है कि सीरियंते प्रतिक्षणम अनेनिति शरीरम, जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। तो वास्तव में शरीर उत्पन्न हुआ छोटे से शिशु के रूप में, फिर धीरे 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 उसका विकास होता है, विकास होते होते वो क्या कहते हैं
कुमार और क्या कहते हैं तरुण और युवा और फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे वृद्ध हो करके और फिर वो एक तरह से, और चूंकि ये एकदम सार्वभौम और क्या कहते हैं जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में गीता में भी कहा कि जातस्य ही मृतो ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। तो जन्म और मृत्यु ये दो, मतलब जहाँ जन्म हुआ उत्पत्ति हुई तो उसका विनाश सुनिश्चित है, तो ऐसा कहा गया। और खास करके यह चीज चेतन में ज्यादा हम देख पाते हैं, द्रष्टव्य होता है। नाश तो चाहे अचेतन है उसका भी अगर कहीं निर्माण हुआ है तो नाश होना है। अचेतन में जैसे कोई भी चीज हम निर्माण करते हैं, चाहे प्रकृति निर्माण करती है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि चाहे वो ईंट पत्थर कुछ भी हो, धीरे धीरे कालक्रम से उसका नाश होना नाश होता है। भले ही एक खास करके अचेतन वस्तुओं में अधिक समय में जाकर के उसका विनाश हो, लेकिन विनाश उसका सुनिश्चित है। तो ये सृष्टि का एक नियम है कि जो चीज पैदा हुआ उसको नष्ट होना है। और खास करके जो जीवित है, खास करके जो चेतन है, जिसमें कि हम देखते हैं विकास वृद्धि, तो उस वृद्धि और विकास के पीछे उसमें कुछ न कुछ पोषण की आवश्यकता होती है। बिना पोषण के उसका विकास नहीं हो सकता है। और उस पोषण के क्रम में जब हम क्या कहते हैं पोषण देने की बात करते हैं तो आहार की बात आ जाती है। तो कहा गया कि ये जो शरीर है वो खास करके जो भारतीय विचार है, भारतीय दर्शन है, भारतीय क्या कहते हैं चिंतन है, उसमें ये पहले ही बता दिया गया कि शरीर और मन और आत्मा ये तीन, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर क्या है? दोष धातु और मल, इन तीनों का एक मिला जुला स्वरूप है और वही इसका मूल है। इसी पर शरीर अवलंबित है, टिका हुआ। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसके और थोड़ा सा पीछे अगर हम पलट के जाएं तो सृष्टि में जितने भी द्रव्य पैदा हुए हैं उसमें कहा गया है कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम। भारतीय विचारधारा पंच महाभूत को मानती है और समस्त सृष्टि की उत्पत्ति में पांच महाभूत का एक योगदान मानती है। पांच महाभूतों के ही द्वारा समस्त क्या कहते हैं सृष्टि की संरचना, सृष्टि के समस्त द्रव्यों की संरचना। फिर इसमें और थोड़ा सा हम अगर विचार करें तो एक और कथन कहा, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहें या यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। छोटा सा कोई एक यूनिट, छोटा सा कोई एक चाहे परमाणु कहें, अणु कहें, जो भी कहें, तो वह भी जो है वो एक यूनिट के रूप में अगर हम उसको मान लें तो उसकी भी संरचना पांच भौतिक है और उससे मतलब असंख्य परमाणुओं से मिल करके बना हुआ चाहे कोई शरीर हो, हाँ, चाहे छोटा शरीर हो बड़ा शरीर हो, वह भी पांच भौतिक है। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम। दूसरा कहा कि पंचभूतात्मिके देहे आहार पंच भौतिका। शरीर जो है वो पंच भौतिक है ही है और साथ साथ जो हम आहार इसके पोषण के लिए लेते हैं वह भी पांच भौतिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि शरीर का विकास, शरीर का विकास होना है, शरीर का विकास होना है तो शरीर को पोषण चाहिए, पोषण चाहिए तो शरीर में किस तरह का पोषण चाहिए। तो यह भी आज के वैज्ञानिक युग में इन चीजों को लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चाहे कोई भी चेतन जगत, चेतन जगत में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं जिसको कि एक तरह से बहिरंतस चेतन कहें और चेतन कहें। तो बहिरंतस चेतन और चेतन में
पेड़ पौधे और जीव जंतु सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज कृषि के क्षेत्र में जाए तो वहां भी पता चलेगा कि कोई भी पौधा अगर हम उगा रहे हैं तो जिस मिट्टी में उसको पनपना है, वृद्धि करना है, विकास करना है, उस मिट्टी में क्या क्या चीजें पर्टिकुलर खास पौधों को विकसित होने के लिए क्या सारी चीजें चाहिए। इसी तरह से मनुष्य शरीर के विकास के लिए क्या चाहिए, तो जो शरीर के घटक हैं, तो आधुनिक दृष्टि से अगर हम विचार करने जाएं तो मोटा मोटी हम लोग कहते हैं कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, हाँ, यही सारे जो हैं वो हमारे शरीर के घटक हैं और इन्हीं चीजों की आवश्यकता आहार के माध्यम से हमें होती है और इनका अगर संतुलित रूप में हम प्रयोग करते हैं तो शरीर का समुचित विकास होता है। और यदि इसमें कहीं भी किसी तरह की कमी रह गई तो डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेस वो पैदा होती हैं। जैसे क्या कहते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी से संबंधित व्याधियां हो सकती हैं। लोहे की कमी हो जाए तो खून की कमी और क्या कहते हैं एनीमिया जैसी व्याधि हो जाएगी। इस तरह से मतलब शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो हाइपोप्रोटीन क्या कहते हैं प्रोटीनीमिया जैसा हो जाएगा। तो ये सारा मतलब शरीर जिससे बना हुआ है, जिन तत्वों से बना हुआ है, अगर हम इसको भारतीय विचारधारा से विचार करें तो तब भी जो पंच महाभूत की बात हम करते हैं तो पंच महाभूत को पोषण के लिए पंच महाभूत चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि भाई पंचभूतात्मिके देहे आहारः पंच भौतिका, शरीर पंच भौतिक तो है ही है और इसको जो हम पोषण दे रहे हैं जिस आहार से, वह आहार भी पंच भौतिक है। उस पंच भौतिक आहार में जो जो पांचों तत्व हैं, वो पांचों तत्व यह शरीर अपना अपना पोषण उससे ग्रहण कर लेता है। उसमें कहाँ पर आकाश, कहाँ पर पृथ्वी, कहाँ पर जल, कहाँ पर वायु, कहाँ पर अग्नि, जहाँ जिसकी जरूरत होगी वह शरीर में जो ये पंच महाभूत हैं वो आहार में पड़े हुए पंच महाभूत से पोषण प्राप्त कर लेता है। तो ये आहार पंच भौतिका जो कहा गया है उसका यही। इसी तरह से जैसे मैंने उदाहरण दोनों दिया मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, ये सब कि जहाँ भी जिसकी जरूरत है शरीर में वो उतना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उससे शरीर में कमी पैदा होगी और उस कमी के चलते शरीर में किसी न किसी प्रकार का एक जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी से कोई डिजीज के रूप में पैदा हो सकता है। तो शरीर का पोषण मुख्य से सही सही चाहिए। अब तो आहार का महत्व इसी से है और उसमें खास करके आहार के जो भारतीय स्रोत हैं, भारतीय क्या मतलब पूरे विश्व का कहें, वो हम सभी देख रहे हैं कि भाई द्रव्य के जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से 3 स्रोत माने गए हैं, जिसको कि आप वानस्पतिक स्रोत कह लें, खनिज स्रोत कह लें और क्या कहते हैं जांतव स्रोत कह लें, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। इन यही 3 ऐसे सोर्स हैं और एक और इस समय नया सोर्स अगर हम जोड़ना चाहें तो उसमें सिंथेटिक ऐसा करके कह सकते हैं जिसको कृत्रिम आप कह लें। तो ये लेकिन मुख्य 3 ही स्रोत हैं और 3 स्रोत से ही हम जितने भी प्रकार के द्रव्य हैं उनकी प्राप्ति करते हैं और उन्हीं से हम कोशिश करते हैं कि यह जो पोषण वाला कार्य है इसका संपादन करें। तो अब दूसरा क्या है कि जितने भी ये आपके स्रोत हैं तो स्रोतों में एक खास करके यह विचार किया जाता है कि जैसे आप हम सभी जानते हैं कि
जो प्राणी है हमारे इस धरती पर, उसमें बंटवारा करते हैं कि ये कौन सा मांसाहारी प्राणी है, तो ये शाकाहारी प्राणी है, इस तरह से डिवीजन हम लोग करते हैं। और दूसरा कि उन्हीं के हिसाब से, लेकिन उसमें जैसे एक दूसरे में घुसपैठ वाली बात भी होती है। अगर मनुष्य के लेवल पर कहा जाए, घूम करके देखेंगे तो पूरे विश्व में मनुष्य जाति ऐसा है जो दोनों मतलब शाकाहारी और मांसाहारी, वो दोनों में घुसपैठ इसका है। अगर वस्तुतः देखने जाएंगे या विचार करेंगे कि क्या मनुष्य मांसाहारी प्राणी है, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो कुछ इस तरह के सब जहाँ तहाँ लक्षण बताए हैं कि कौन सा किस प्राणी की संरचना कैसी है, और वह संरचना जैसे उसके हाथ की है, पैर की है, नख की है, दांत की है, तो यह सब संरचना उसकी प्रकृति ने इस तरह से बनाई है कि अगर वो मांसाहारी है तो मांसाहारी प्राणी होने से मांस प्राप्त करने के लिए उसका नख, उसका दांत, ये सब कैसा होना चाहिए, इस तरह का होगा। ये सब आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, शाकाहारी प्राणी का दांत, शाकाहारी प्राणी का नख, ये सब जो है वो बिल्कुल दूसरे तरह का होगा। दूसरा कि जो पाचन संस्थान है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी कहते हैं कि मांसाहारी प्राणियों का आंत जो है वो छोटा होता है, शाकाहारी प्राणियों का आंत लंबा होता है, इसलिए कि जो वेजिटेबल सोर्स की चीजें हैं उसको पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और खास करके जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाले मांस हैं वो कम क्या कहते हैं जल्दी पचता है, इसलिए उसको छोटे आंत की आवश्यकता है। इस तरह से तो ये सब संरचना जीवों में आपको देखने को मिलेगी। तो अब उसमें ये तो विभाग कर दिया गया कि कौन सा प्राणी शाकाहारी। खास करके मनुष्य के लिए मैं कह रहा था कि आप घूम करके अगर विदेशों का भ्रमण करते हैं तो चाहे आसपास के भी देश हैं, आसपास के देशों में जैसे आप भारत से बाहर निकलें, चाहे थाईलैंड चले जाएं, चाहे चीन चले जाएं, चाहे श्रीलंका चले जाएं या और कहीं चले जाएं, आपको बड़ी कठिनाई होगी अपने को आहार के मामले में एकोमोडेट करने में। पता चलेगा कि किस चीज में मतलब क्या क्या नॉन वेजिटेरियन सोर्स की चीजें मिला रखा है। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर आप शाकाहारी हैं तो चलना पड़ेगा, और खोज करके उसकी जानकारी ले करके तभी आप अपना निर्वाह कर पाएंगे। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है कि अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो मैं जैसे अभी बोल गया कि जैसे गाय, मनुष्य, ये सब शाकाहारी श्रेणी में है। इनकी जो हाथ, पांव, नख, दांत, इन सब की संरचना है वो बिल्कुल शाकाहारी की, लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा प्राणी है, इसके पास बुद्धि है, और बुद्धि कहते हैं कि मनुष्य के सिवा दूसरे किसी प्राणी के पास नहीं है। तो हालत ये है कि सर्वाधिक ये प्रकृतितः शाकाहारी प्राणी है, लेकिन फिर भी मांसाहार इतना अधिक करता है और इतने विविध प्रकार का करता है कि अब जैसे इस समय कोविड-19 के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये मतलब खास करके चीन और चीन के वुहान और वुहान के जो मीट मार्केट रहे हैं वहां से किसी वो कहते हैं कि चीन में कोई भी चाहे कुत्ते हो या बिल्ली हो या क्या कहते हैं चमगादड़ हो, हर चीज, हर प्राणी को ये लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही कहा जाता है कि वो चमगादड़ से निकला। अब कहाँ तक क्या सत्यता है, हम सभी अखबारों में और क्या कहते हैं रेडियो टीवी पर रोज इन बातों को पढ़ते हैं। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है कि ये दोनों तरफ आहार में मांसाहार को, और ज्यादातर विदेशों के लेवल पर तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा मांसाहार पर ही जोर दे रहा है। तो वास्तव में ठीक है कि ये माना जाता है कि प्रोटीन का अगर बढ़िया सोर्स, तो आजकल खूब प्रचारित हो रहा है कि भाई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे,
वास्तव में भारतीय विचारधारा से वो कितना मेल खाता है, लेकिन ये प्रचारित हो रहा है, खूब प्रचारित हो रहा है टीवी पर और रेडियो पर। तो कई बार थोड़ा सा जो नहीं इस बात को स्वीकार करने वाले हैं उन्हें थोड़ा अटपटा जैसा भी लगता है, लेकिन सुनना पड़ता है, उसको टॉलरेट भी करना पड़ता है। तो अब रहा कि ये जो आहार है, और आहार के अतिरिक्त जैसे 2 एरिया मुझे जो दिया गया आहार, तो आहार में जैसे मूलतः तो यही कि जितने भी भाई द्रव्य हैं सभी द्रव्य पांच भौतिक हैं, और मैंने बताया कि शरीर भी पांच भौतिक है। तो आहार से किस महाभूत का पोषण हो सकता है, शरीर उस महाभूत को अपना ले लेगा। इसके बाद उसमें एक रस की बात आती है। अब रस की बात हमारे सत्यप्रकाश जी ने जिस रस की चर्चा हम लोगों की होती रही, थोड़ा सा टॉपिक जब मेरे सामने आया तो मैंने इनसे कहा भी कि जो आपने एक टाइटल तय किया है वो थोड़ा सा मतलब दूसरी दिशा में हमें ले जाता है, और वो जो आप रसायन पे ले सकते हैं। नहीं, मैं ठीक है, मैंने आपसे कहा कि उसके लिए बहुत अवसर है और हम उसको भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लोगों की जिज्ञासा भी है कि रसायन पर बात हो, रस पे तो सब जानते हैं षड्रस आदि। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप रसायन पे बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, सभी की जिज्ञासा भी। नहीं, ठीक है। तो मैं पहले जो रस की बात है तो मैं उस रस की बात करूंगा। तो रस जो है वैसे पूरे अगर हम भारतीय ज्ञान वांग्मय में जाएं तो रस का अनेकों अर्थ में प्रयोग हुआ है। रस जैसे हम सभी जानते हैं कि साहित्य के क्या श्रृंगारादि, साहित्य के श्रृंगारादि 9 रस हैं। अब उससे आयुर्वेद और योग को कोई लेना देना नहीं है। तो आयुर्वेद को जो लेना देना है वो खास करके 4 एरिया में, 4 अर्थों में हम रस का उपयोग करते हैं, लेते हैं। वो 4 क्या है? तो वो 4 जो है, सबसे पहला है कि जो शरीर का पहला धातु है, मैंने कहा ना कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, शरीर जो है वो दोष धातु और मल इन तीनों के संयोग से बना है और इन्हीं तीनों पर टिका हुआ है। तो दोष हो गया वात पित्त कफ, धातु हो गया सप्त धातु जिसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। तो सबसे पहला जिसको कि कहते हैं कि अहर अहर गच्छति रसः, जो हमारे शरीर में हम आहार जो कुछ भी ले रहे हैं उसमें जो कुछ भी पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व को लेकर के वह एक जो द्रव पदार्थ है जिसको हम वहां पर, वो द्रव है जिसको हम रस कह रहे हैं, और वह रस क्या है? पोषक तत्वों से संयुक्त है। जो कुछ हमने आहार लिया है उस आहार में, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करें या आधुनिक दृष्टि से विचार करें, जो सारे पोषक तत्व हैं उन सारे पोषक तत्वों को लेकर के वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में भ्रमण करता है, अहर अहर गच्छति। और जहां जिसकी आवश्यकता है वहां तक उसको पहुंचाता है, पहुंचा करके और शरीर उसमें से ले करके अपना उपयोग करता है। तो सबसे पहला जो है वो धातु के स्तर पर सप्त धातुओं का जो पहला धातु है वो धातु रस। तो कहा कि अहर अहर गच्छति इति रसः। दूसरा रस जो है वो रस शास्त्र का रस है। वो क्या है? तो कहा कि रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रसः, जो सभी धातुओं को खा जाए। कहा कि रसति भक्षति, भक्षति मतलब खाना, खा जाता है। तो कहा जाता है कि और रस के रूप में जो जिस द्रव्य का हम बोध करते हैं वो द्रव्य है पारद। तो पारे में एक ऐसा गुण है कि सभी धातुओं को अपने में वो
आत्मसात कर लेता है, मिला लेता है। तो उसके लिए उसकी जो परिभाषा की वो कहा कि रसति भक्षति सर्वान लोहान, सभी लोहों को, सोना चांदी तांबा और क्या कहते हैं नाग भंग जसद, ये जितने भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं को पारद अपने में लीन कर लेता है, हाँ, डिसॉल्व कर लेता है, मिला लेता है। तो रसति भक्षति सर्वान लोहान इति रसः, तो दूसरा रस ये हो गया। अब तीसरा रस क्या हो गया? तो तीसरा रस जो है वो खास करके चिकित्सा में हम स्वरस का उपयोग करते हैं। कैसा? किसी भी वनस्पति को उखाड़ रहा है, उसको कूट पीस करके और उसको निचोड़ लिए, निचोड़ करके उसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट हुआ, जो भी निचोड़ करके आया, हाँ, द्रव जैसा, उसको हम रस कह लेते हैं। तो कहा कि क्या रसति शरीरे आसु प्रसरति, वो इस तरह से जो हम निकाल लेते हैं, तो निकालने का क्या मतलब? तो निकाल करके हम रोगी पर उसका प्रयोग करेंगे। रोगी पर प्रयोग करेंगे मतलब इंटरनल यूज करेंगे, इंटरनल करें एक्सटर्नल करें। अगर इंटरनल करते हैं तो वो शीघ्रता से शरीर में फैल जाता है, और फैल करके उसमें जो कुछ भी रोग, चाहे प्रतिरोधक या रोग शामक, जो कुछ भी उसमें तत्व हैं, वो शरीर में जा करके अपना कार्य करेगा, और वो चाहे रोग का प्रतिबंधन करे, रोग का निवारण करे, जो कुछ भी करेगा वो करेगा। तो कहा कि रसति शरीरे आसु प्रसरति इति रसः, तो ये कल्पना का रस हो गया। और चौथा जो है वो कहा गया इंद्रियार्थ। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों में प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के एक एक विषय है। तो जिह्वा का जो विषय है, हमारे जिह्वा, रसना, इसका जो विषय है तो उसको रस कहा गया है, हाँ? तो कहा कि रस्यते आस्वाद्यते, हाँ? और रसनेन, रसन जीव के लिए आया, जिह्वा के लिए। तो कहा कि जिह्वा से जिसका हम आस्वादन करते हैं वह रस। तो इस तरह से हमने देखा कि 4, हाँ? और फिर खास करके जो रसों की अगर और हम बात करें, जो खास करके जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले, खास करके जीवा का जो विषय है, तो उस जीवा के विषय में मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 मुख्य हैं रस। और इन रसों का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर आयुर्वेद में है, बहुत विचार हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा विचार हुआ है। लेकिन उन विचारों में न जा करके हम अपने को सीमित रखेंगे किस पर? जो षड रस हैं उस पर रखेंगे। और उस षड रस में इनकी भी खास करके पंचभौतिक संगठन है, और खास करके किन किन महाभूतों से मिल करके कौन कौन सा रस पैदा होता है, तो इस पर भी सब विचार किया गया है। तो जैसे मैं उदाहरण दूं, मधुर रस है। मधुर रस अगर सर्वाधिक मेजोरिटी जिसको कहते हैं, तो मेजोरिटी में अगर देखने जाएंगे तो जितना द्रव्य हम उपयोग करते हैं अपने खास करके पोषण के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है दैट इज क्या? स्वीट सब्सटेंसेस, मधुर रस वाले हैं, जिसको कि कहा जाता है कि जल और पृथ्वी इन दोनों महाभूतों से निर्मित है। इसी तरह से अम्ल रस है। अम्ल रस के बारे में थोड़ा सा चरक और सुश्रुत का विचार अलग अलग हो जाता है, जिसमें पृथ्वी और अग्नि अम्ल रस के लिए चरक मानता है, तो जल और अग्नि सुश्रुत मानता है। लवण जल, लवण रस के लिए जल और अग्नि, और पृथ्वी और अग्नि, इसमें भी थोड़ी सी भिन्नता है। जल और अग्नि मानता है चरक, और पृथ्वी और अग्नि मानता है सुश्रुत। कटु रस में वायु और अग्नि, इन 2 महाभूतों का। तिक्त रस में वायु और आकाश, और कषाय रस में वायु और पृथ्वी। ये सब इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें हैं, और जब भी हम पठन पाठन के स्तर पर अगर विचार करने जाएंगे तो इन सब का विचार आवश्यक होता है। इसलिए होता है कि चीजों को हमारी समझ में आना चाहिए, हमें समझना चाहिए। इसलिए कि जैसे हम चिकित्सा की बात करेंगे
तो चिकित्सा की बात करेंगे तो जो भी द्रव्य हम उपयोग में लेंगे तो उस द्रव्य के बारे में अगर हमें हमारी जानकारी खास करके ये जो दो से क्या कहते हैं पंच भौतिक संगठन की बात है, उसकी जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो ठीक ठीक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और उसका लाभालाभ भी नहीं ले पाएंगे। दूसरा कहा कि एक और कि जैसे आहार की बात है तो कहा कि आहार जो है वो शरीर का पोषण तो करता ही है, हाँ, साइमल्टेनियसली इट इज नरिशेस दी क्या कहते हैं डिजीजेज ऑल्सो। मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर का पोषण तो करता ही है, साथ ही साथ ये रोगों का भी पोषण करता है। अब सवाल है कि जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में अग्नि को बड़ा महत्व दिया गया, कहा गया कि जो चिकित्सा भी हम करते हैं आयुर्वेद में, तो चिकित्सा को जो पढ़ने पढ़ाने का विषय जो काम करता है पढ़ाने का, उसको काय चिकित्सा के नाम से हम सूचित करते हैं। तो काय चिकित्सा जो वहाँ है वो काय शब्द अग्नि के लिए आया है। वो चिकित्सा किसकी है? अग्नि की चिकित्सा है। और कहा कि अगर अग्नि हमारी सही नहीं है तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्याधि, कहा कि सर्वे रोगापि मंदेग्नो, हाँ, तो मंदाग्नि अगर अग्नि कमजोर हुई तो सभी प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होंगी। तो व्याधियों को किस तरह से हमें नियंत्रण में लेना है, उसमें अग्नि का कहाँ तक कितना रोल है, तो इसको जानना जरूरी है। और खास करके हम अगर आहार किसी को दे रहे हैं तो आहार कितना देना चाहिए, किस मात्रा में देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, उसके बीच का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हम विचार में न लें तो वो पता चला कि शरीर के पोषण के अलावा वो रोगों का भी पोषण करेगा। और सीधा सा दो तरह की व्याधियां बताई गई हैं, संतर्पणोत्थ और अपतर्पणोत्थ, मतलब पोषण जन्य व्याधियां जिसको संतर्पणोत्थ कहते हैं, और अपतर्पणोत्थ मतलब पोषण की कमी से होने वाला व्याधि। तो आज के समय में एक जो शब्द बहुत प्रचलित है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें खास करके हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इस तरह की व्याधियां ज्यादा उसमें गिनी जाती हैं। तो ये सारी जो व्याधियां हैं वो पोषण जन्य व्याधियां, संतर्पणोत्थ व्याधियां हैं, मतलब हमने जरूरत से ज्यादा वो उसको खिलाया। तो सीधा सा सवाल है कि एक टंकी है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है भरने वाला, और दूसरा जो है वो डिलीवरी पाइप है। दोनों का सामंजस्य अगर बराबर होगा तो वो टंकी बराबर भरा रहेगा, या दोनों का सामंजस्य अगर नहीं, जैसे भरने वाला ज्यादा भर रहा है और खाली करने वाला खाली नहीं कर पा रहा है, तो वो टंकी को डैमेज करेगा और या तो और कहीं कुछ डैमेज करेगा, पाइप को डैमेज करेगा। तो वही स्थिति हो रही है मतलब संतर्पणोत्थ वाले में। अपतर्पणोत्थ वाले में कि भरने वाला पतला है और खाली करने वाला ज्यादा लंबा चौड़ा और मोटा पाइप है, तो पता चला कि टंकी कभी भर नहीं पाएगी। और वैसी स्थिति में जो भी अपतर्पणोत्थ जो कि स्टार्व से या डेफिशिएंसी से पैदा होने वाली जो डिजीजेस हैं वो उस तरह की व्याधियां वहां पर उत्पन्न होंगी। तो आहार में इस बात को इस तरह की जो बात है इसको खूब ध्यान में रखा जाता है कि व्याधियों को सामने रख करके कि ये व्याधियां संतर्पणोत्थ हैं या अपतर्पणोत्थ है। अगर संतर्पणोत्थ व्याधि है तो जैसे डायबिटीज के मधुमेह की चिकित्सा में या प्रमेह की चिकित्सा में कहा कि